जय श्री राम बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी 11वीं क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हम। और पहले हम पूरा इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन में हमारा लेवल क्या होगा, वही हमेशा की तरह पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक दो प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। जेईई और नीट क्वेश्चन भी देखेंगे। भाई ये जो टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, ये टॉपिक तुम्हें 11वीं क्लास के 3rd चैप्टर में आता है, मगर जो उसके बाद फिर एस ब्लॉक में तुम्हें दुखी करेगा, पी ब्लॉक में दुखी करेगा, 12th में जाओगे तो पी ब्लॉक में, डीएनए ब्लॉक में, ये टॉपिक बार बार आता है। ये टॉपिक एक जनरल टर्म बन जाती है कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इसकी एनर्जी उसके ज्यादा है, उसकी एनर्जी उससे कम है। और जेईई और नीट में भी ऐसा क्वेश्चन हर साल देखा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन पूछा जाए, उनके 2-3 4-4 बंदों में निकाल के उनके कंपैरिजन पूछ लेते हैं, किसकी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी कम है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम इसको आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या। तो देखो ध्यान से बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमें ये डेफिनेशन समझने में कम से कम तुम मान के चलो 3 से 4 बारी इस डेफिनेशन को बार बार सुनना पड़ेगा और एक एक शब्द का मतलब निकालने की कोशिश करेंगे हम कि क्या बोला मैंने। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया। हम सबको पता है सोडियम क्या होता है। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है, या अगर तुम कहना चाहो तो सोडियम कॉन्फिगरेशन ऐसे लिख लो, 2 8 एक होता है। अब बच्चे से पूछते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो बालक कहता है कि एक एटम में जितनी एनर्जी दे दो कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ठीक है भाई, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन तो सोडियम में 11 है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बात चल रही है? तो भैया यहां पर सबसे पहली बात होनी चाहिए क्या, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बालक क्या करते हैं, बालक कहते हैं जो सबसे बाहर होगा उसी को तो निकालना है। नहीं, अब मैग्नीशियम अगर मैं लेके चलूंगा तो मैग्नीशियम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना सबसे बाहर, इन 2 में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है? एल्यूमिनियम में लेके चलूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर। तो तुम्हें ये नहीं बोलना कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तुमने बोला मोस्ट लूजली बाउंडेड, जो उन 2 में से सबसे कम बाउंड है। जैसे सोडियम में तो एक ही था, तो हमें पता है भैया वही निकलेगा, सबके दिमाग में बैठा होता है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलता है। मगर मैग्नीशियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा? तो भाई इसमें क्या होना चाहिए, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। उसके बाद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का भी एक बहुत अच्छी चीज है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, तुमने मुझसे एक एग्जांपल बहुत बारी सुना है, फिर से सुन लो एक बारी। मैं बार बार इस चीज का एग्जांपल लेता हूं कि भैया ये 20 रुपए का बिकता है। अब 20 रुपए का बिकता का मतलब क्या है, ये इसका मिनिमम है भाई। अगर मैं जाके दुकानदार को बोलूंगा कि भैया मुझे 200 रुपए में दे दो, तो खुशी खुशी दे देगा ना। 2000 में 4000 में तो आराम से देगा कि ले ले भाई। मिनिमम कितने देने पड़ेंगे मुझे? अगर मैं उसको 15 रुपए में दे दे मुझे, तब नहीं देगा वो। मिनिमम मैं 20 रुपए दूंगा तब दे देगा। ऐसे ही सोडियम की अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकालने में, उदाहरण एग्जांपल, कि ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो 580 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो वो मिनिमम है भाई। अगर 600 किलो जूल पर मोल भी दूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वो तो भाई ज्यादा ही तो दे रहे हो तुम एनर्जी, कम तो नहीं दे रहे हो। 580 किलो जूल पर मोल भी दे दो, वो मिनिमम। तो इन 2 शब्दों का बड़ा मानता है भैया, इन 2 शब्दों को ध्यान रखना है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, अगला शब्द फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत बढ़िया चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है। क्या? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको भी समझो ध्यान से। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए, अब सोडियम है, जो कोई भी मेटल है, कोई भी एग्जांपल ले लो कि सोडियम है। अब सोडियम तो सॉलिड हुआ करता है। अब सोडियम जो सॉलिड हुआ करता है, सॉलिड में से क्या मुझे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना है? इस एनर्जी को मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कहूं, इसको मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कहूं कि सोडियम सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+ कैटायन बन गया, इस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे? नहीं,
इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहेंगे। यहां देखो अभी तो ये डेफिनेशंस है, तो अभी तो तुम्हें लग रहा है कि ठीक है यार जो मर्जी बोलो क्या फर्क पड़ता है। भैया 12th में जो 12th वाले बच्चे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो जेई और नीट देने के लिए इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो भाई तुम ध्यान से सुन लो। तुम सबको पता है कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चीजें लैंग्वेज है, ये दे आर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जितने भी टॉपिक्स है ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये लैंग्वेज क्लियर रही ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने सही बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक में तो टॉपिक है ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये टॉपिक इतना धुआंधार बन के आता है। उसमें बोला जाता है कि तुम सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी पे इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट की रिएक्टिविटी नहीं निकालोगे भाई, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि भैया पहले तुम्हें सोडियम सॉलिड को सब्लिमेशन एंथैल्पी देकर क्या बनाना है? सोडियम गैस बनाना है। अब इस सोडियम गैस में मैं कितनी एनर्जी दूं कि ये अपना मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो भाई सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लानाडियम का जो भी कुछ है मेरे पास, वो सॉलिड अवस्था में नहीं होनी चाहिए, वो ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, वो बंडल में नहीं होनी चाहिए, वो अकेला एक एटम होना चाहिए। उस अकेले एटम में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उस अकेले एटम में मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहते हैं क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं सोडियम सॉलिड से सोडियम कैटायन बनाने की कोशिश करूंगा तो मैंने दो प्रकार की एनर्जी दी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी भी दी है मैंने। पहले मैं उसे ग्रुप से बाहर लेके गैस बना के लाया और उसके बाद उसमें मैंने एनर्जी देके सोडियम कैटायन भी बनाया है। इस बात को रट लो, इस डेफिनेशन का हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, पूरी क्लास का सबसे बड़ा पॉइंट बता दूंगा। अगर तुम्हें दो एटम के बीच में, बहुत ध्यान से, अगर तुम्हें दो एटम के बीच में रिएक्टिविटी कंपेयर करनी होती है तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपेयर कर सकते हो। मैं बोलूं कि एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हम कहेंगे जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है वो रिएक्टिव है। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा जी? वही सिंपल सी बात, जिसकी एनर्जी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो उससे रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। मगर कब तक? 11वीं क्लास के पहले चैप्टर, 11वीं क्लास के जो पहला पार्ट है, जो आते हैं चैप्टर्स उधर तक। जहां 11वीं क्लास में सेकंड बुक स्टार्ट होती है, उसके बाद जितनी भी चीजें, वहां पर क्या होता है? वहां पर तुम्हें भैया जितनी भी चीजें आती हैं वो ग्रुप्स में बात करते हैं। जैसे ही 11वीं क्लास का पार्ट 2 चलता है, तो पार्ट 2 चलते के साथ ही चाहे पहला चैप्टर आता है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में ये मान लेते हैं भैया कि अब ना तुम्हें जितनी भी रिएक्टिविटी निकालनी है, ध्यान से, अब ना तुम्हें जितनी भी रिएक्टिविटी निकालनी है वो किस में निकालनी है? पानी के अंदर, एक्वस के अंदर। तो वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी मात्र एक फैक्टर हो सकता है, वहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी मात्र एक फैक्टर हो सकता है। वो पूरा का पूरा एंटायरली तुम्हारी रिएक्टिविटी को सॉल्व नहीं करेगा। फिर से सुन लो, अगर गैसियस एलिमेंट है, गैसियस एटम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी से तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मगर अगर एक्वस है, जो होता है जनरली सारे रिएक्शंस एक्वस में ही होते हैं, बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, गैस में तुम्हें गैस में रिएक्शंस नहीं कर रहे होते, तुम एक्वस में ही कर रहे हो। तो तुमने जितनी भी सॉल्ट एनालिसिस करी वो पानी में डाल के ही करी है। तो वहां पर सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी एक फैक्टर होता है, बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सब कुछ मिला के ई नॉट की वैल्यू डिपेंड करती है, उससे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर तुम मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो तो एक इसी चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के नाम से, उसमें मैंने ई नॉट सीरीज कैसे बनती है, कैसे डिसाइड होती है, वो पूरा बताया हुआ है। उसमें भी बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ एक फैक्टर है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन
11वीं क्लास की जब तक पहली बुक चलती है, जब तक हम ये मान के चलते हैं, देखो बहुत अच्छी बात है, हम इसको ये मान के चलते हैं कि ना सोडियम ना गैसेस एटम था, अकेला था, उस समय तक मुझे डील ही नहीं करते कि आसपास कुछ और भी बैठा हुआ है। ठीक है जी, ये मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस। ठीक है, अब यहां पर एक बात और बहुत ध्यान से सुनो। चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले रहा हूं, किसका? मैग्नीशियम का। तो देखो, मैग्नीशियम का एग्जांपल लेना क्यों जरूरी है, ध्यान समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल तुम इस मैग्नीशियम से समझ लो कि जी तुम्हारे पास मैग्नीशियम है 282 है, हम सबको पता है मैग्नीशियम गैस हो गया, अब तो पहले से पता लगा गैस की बात चल रही है। मैग्नीशियम जब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले बनेगा 2 8 1, मगर कोई फायदा नहीं है, स्टेबल होने के लिए उसे 2 8 करने हैं, फिर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और देकर 2 8 बन जाएगा। ये हम सबको इतना ज्ञान है। तो इस चीज को कहेंगे, पहली जो होगी एनर्जी उसे कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर मैं तुम्हारे को एक बात समझाना चाहूंगा, ये प्लस का मतलब क्या है। केमिस्ट्री में प्लस और माइनस का मतलब चार्ज नहीं होता, केमिस्ट्री में प्लस और माइनस का मतलब नंबर लाइन बिल्कुल नहीं होता, +1 -1 +2 -2 ऐसा कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब सिर्फ है एनर्जी आई, माइनस का मतलब है एनर्जी गई। अब मैग्नीशियम में मैंने एनर्जी दी है, तो मतलब एनर्जी दी है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली हमने दी है, पहली मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सोडियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना था मुझे, तो वही आयनाइजेशन पहली थी, वही सब कुछ था, तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा गया। इसमें क्या हुआ, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इसको बोलूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली, इसे बोलूंगा मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी। और अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे 11वीं क्लास का बच्चा इतना जल्दी समझ नहीं पाता। 11वीं क्लास के बच्चे से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यही कहता है यार मैग्नीशियम से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेम एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण वो यही लेता है, सर जी ने कहा था 20 रुपए का ये आता है, तो एक लूं तो 20 रुपए देने हैं, दूसरा लूंगा तो 20 रुपए और दे दूंगा, मगर यहां पर वो वाला सिस्टम नहीं चलता। आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी हमेशा पहली से ज्यादा होगी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा प्रीवियस से ज्यादा निकल के आएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है, ध्यान तो सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम 11वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सुनना। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मैग्नीशियम से निकालना है। मैग्नीशियम न्यूट्रल है, न्यूट्रल से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो, एनर्जी मांगेगा दे देना। मगर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मैग्नीशियम से नहीं निकालना, मैग्नीशियम प्लस से निकालना है। अब मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा मैग्नीशियम प्लस, तो मैग्नीशियम प्लस से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तुमने न्यूट्रल से निकाला था, न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालना ठीक है, मगर अगर एक जिसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज हो गया हो, जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज हो गया, उससे तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो भैया एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली से ज्यादा होगी। ठीक, और उसी तरह, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हें कहता हूं, अब एल्यूमिनियम के बारे में सोच लो। अब सबको पता है एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 8 3, तो पहले एक आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वहां पे 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 से, और वो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से, फॉर द केस ऑफ एल्यूमिनियम। और एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, अगर मैं बहुत बहुत सुंदर चीज है, ध्यान सुना, अगर मैं एल्यूमिनियम के केस में पहली, दूसरी और तीसरी तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐड कर देता हूं, अगर मैं एल्यूमिनियम के केस में पहली, दूसरी और तीसरी तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐड कर देता हूं, तो भैया पता है क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 2500 किलो जूल पर मोल से ज्यादा निकल जाएगी। कितनी? 2500 किलो जूल पर मोल से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। अब ये कम है या ज्यादा है तुम्हें नहीं पता, मगर मैं बता दूं, इतने एनर्जी पर तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है।
सही सुना है तुमने, इतने इससे कम एनर्जी पे तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। हमने 12th में एक चीज पढ़ेंगे क्या, कि जिनॉन नाम की एक नोबल गैस होती है, वो 1170 किलो जूल पर मोल एनर्जी लेती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने में, और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन निकलने में कितनी निकलती है, मोर देन 2500 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। ये मैंने क्यों बताया, मैं तुम्हें डाटा याद करने को नहीं कह रहा हूं, मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि भैया अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ही सब कुछ नहीं है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी ही सब कुछ होती तो फिर तो एल्यूमिनियम नोबल होता ना, ये तो फिर तो रिएक्टिव होता। जबकि एल्यूमिनियम क्या होता है, रिएक्टिव स्टेज में ऊपर पाया जाता है, जिंक आयरन से ऊपर है एल्यूमिनियम। इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक फैक्टर है, लेकिन सारा ही सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा, ये नहीं है। समझ में आई मैंने क्या बोला, आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ रिएक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर है। अब खुद सोचो रियल केमिस्ट्री क्या है, रियल केमिस्ट्री वो नहीं है जो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, रियल केमिस्ट्री वो नहीं है जो तुम स्कूल में जाके ऑफलाइन पढ़ रहे हो, रियल केमिस्ट्री वो नहीं है जो तुम क्लास के अंदर अपनी किताबें लेके बैठे हो, डाटा देख रहे हो। रियल केमिस्ट्री क्या है, रियल केमिस्ट्री लैब है, लैब में जाके कुछ करने की है। अब जब लैब में जाके करते हैं तो जिन बच्चों ने सॉल्ट एनालिसिस कर रखी है, क्या करते हैं वो, सबसे पहले सॉल्ट को पानी में डाला जाता है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो तो भैया बात ही चल रही है क्या, आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो उस एक्वस से गैस कैसे बनता है, या जो भी कंडीशन थी उससे गैस कैसे बनता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और लग जाते हैं। ठीक है जी, तो भाई ये क्लास में मैंने ये बताया कि तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उनके शब्दों का मतलब क्या है। अगली क्लास में मैं अब ये बता रहा हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है जी, ओके बच्चों, जय श्री राम।